हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। 10 क्लास के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी तक आप फोरम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो अभी ही कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अगर आप पहले वीडियो को देख चुके होंगे, और कौन सा पहला वीडियो, तो जो 10वां क्लास का मैथ का पहला वीडियो है जो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और अगर आप देख चुके होंगे तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा कि नहीं सर, जो आप बता रहे हैं तो एक एक पॉइंट बता रहे हैं, और वो वीडियो देख लेने के बाद मेरा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट रहा है। तो दोस्त, मैं जो बताऊंगा एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। ये तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं। चलिए, आज के इस क्लास से आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम लोग 10 क्लास का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे दोस्त? बहुपद के बारे में। इसको अंग्रेजी में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर आप बहुपद सीखना चाहते हैं तो इससे पहले आपको बीजीय व्यंजक जानना होगा। क्या दोस्त जानना होगा? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं। बीजीय व्यंजक एक चैप्टर है। क्या चीज? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अगर आप बीजीय व्यंजक जानना चाहते हैं तो इसमें भी 2 चीज आपको दोस्त जानना होगा। एक तो आपको चर और दूसरा अचर। समझ गए क्या? ये चर हम किसको बोलते हैं? चर हम वेरिएबल राशि, मतलब जिसका वैल्यू निश्चित नहीं हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका मान बदलता हो, उसको हम लोग चर राशि कहेंगे। इसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कैसे? तो जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। डू यू नो? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट के द्वारा हम लोग इसको चर राशि को दर्शाएंगे। इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर रहता है तो उसको हम लोग चर राशि बोलेंगे, और इसका कभी मान जो होता है फिक्स नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि कभी एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है, मतलब एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला जाता है। तो इसका मान निश्चित नहीं होता है। कभी एक्स का मान 5 आता है, 3 आता है, 2 आता है, अलग अलग इसका मान बदलते रहता है, निश्चित नहीं होता है। तो जिसका निश्चित नहीं होगा उसको चर राशि बोल देना। क्या कहोगे? चर राशि है। क्या आप समझ गए? इसको हम लोग चर राशि मतलब वेरिएबल बोलेंगे। अब देखो दोस्त, अचर राशि। अचर राशि हम उसको कहेंगे जिसका मान निश्चित होता हो, जिसका मान निश्चित होता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे एक, क्या एक का मान कभी दूसरा हुआ है? नहीं, एक तो एक है, ये कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। अब देखो, जैसे 2 हो गया, जैसे में 2 हो गया, -5 हो गया, -5 है, ये निगेटिव भी है तो भी इसका मान बदलेगा नहीं। अगर ये फ्रैक्शन में 4/5 तो भी नहीं बदलेगा दोस्त। लेकिन अगर ये रूट में भी रहता है तो भी नहीं बदलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसका मान जो होता है फिक्स होता है, निश्चित होता है, ये नॉट चेंजेबल होता है, इसका मान कभी नहीं बदल सकता। इसको हम लोग अचर राशि कहेंगे। क्या आप चर और अचर पहचान जाओगे क्या? तो आप बोलोगे सर ये तो हम देखते पहचान जाएंगे कि चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। तो ये तो यही तो मुझे करना है कि आप देखते देखते पहचान जाओ कि हाँ यही है जो मैं ढूंढ रहा हूं, यही है। अब देखो, चर और अचर राशि को जब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस और माइनस के द्वारा इसको कंबाइन कर दिया जाएगा, प्लस माइनस, और इसमें गुणा भी आएगा, इसमें डिवाइड भी आएगा, मतलब जब साइन के द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। और बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बनेगा। क्या समझ गए? बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बनेगा। लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। समझ गए? हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा और हर एक बहुपद बीजीय व्यंजक होगा। अब क्या क्या मैं बोल दिया, यही तो आपको सिखाना है। जो आज तक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वही कंफ्यूजन को मुझे दूर करना है सिखा करके। चलो देखो जी, हमने बोल दिया कि चर और अचर राशि को जोड़ दो। जैसे चर में से कोई एक ला दो x, और अचर राशि को एक ला दो, इसको हमने प्लस से जोड़ दिया, ये मुझे बीजीय व्यंजक प्राप्त। समझ गए? ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। अब देखो, बीजीय व्यंजक ये भी होगा, थोड़ा जटिल लिखेंगे तो y के पावर 3 z के पावर कुछ भी लिख दो, प्लस 8x²। ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें अचर राशि है, चर राशि है, और इसमें प्लस माइनस सब इसके साथ जुड़ रहा है। अगर प्लस नहीं होता तो भी होता है, जैसे मान लो कि 3x² z की पावर 3 ऐसे है,
तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि 3 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई है तो मैंने तो बोला है कि ये प्लस माइनस गुना भाग से जुड़ना चाहिए, चर और अचर, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है बीजीय व्यंजक है। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीका से वर्गीकृत करेंगे। देखिए अब कैसे कैसे बांटेंगे, कुछ हम लोग ऐसा भी एक एग्जांपल आते हैं जो बहुपद नहीं होगा और जो बहुपद होगा, तो वो हम लोग लाने से पहले बहुपद के बारे में जानते हैं। देखिए बहुपद में भी एक चर राशि रहेगा और एक अचर राशि रहेगा। बहुपद और बीजीय व्यंजक में देखिए अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2x के पावर 3 है प्लस 2x है प्लस 5 है, इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये तो बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन अगर यही रहेगा 2x प्लस 1/x, तो अगर ऐसे रहता है तो हम इसको बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं है। और ये क्यों नहीं है, तो ये भी हम लोग अब सीखेंगे जब बहुपद अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि एक एक चीज मेरा तो काम है आपको सिखा देना, आप तक पहुंचा देना। ठीक है दोस्त, अब ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखिए इसमें अचर राशि है, चर राशि है, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ रहा है, मतलब प्लस माइनस गुना भागा भी आ रहा है। तो हम तो कह देंगे कि ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद हो गया, ये नहीं हुआ, क्यों? तो देखिए जो चर राशि है कभी ये रूट में दिखेगा, बोल दीजिएगा कि बहुपद नहीं होगा, ये बोल दीजिएगा बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये लिखा है 2x² प्लस 1 या दूसरा चीज लिख दिया जाए, जो 3√x है, तो बोलिए क्या ये बहुपद है? नहीं। मैंने तो सिखाया आपको कि चर राशि कभी रूट में नहीं रहना चाहिए, बहुपद नहीं हो। समझ गए क्या? समझ गए? तो जब समझ गए तो आगे बढ़िए। चर राशि कभी भी, चर राशि के पावर में कभी भी कोई निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि 2x के पावर -5 प्लस 8x, ऐसे कुछ भी है, तो देखो x के पावर, x एक चर राशि है, उसके पावर में क्या है, माइनस है ना। जब माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये कभी बहुपद नहीं हो सकता। क्या होगा? कभी नहीं हो सकता है। अब देखो जब चर राशि है, इसके पावर में कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं रह सकता, n/m के रूप में नहीं रह सकता। जैसे 2x के पावर 3/5 है प्लस 4 है, कुछ भी हो, x के पावर में 3/5 है, 3/5 है, कह दो कि बहुपद नहीं हो, तुम बहुपद नहीं हो। समझ गया क्या? अगर चर राशि कैसा हो, हम लोग को तो यही पढ़ना है, बहुपद स्टार्ट कर दिए हैं। देखो दोस्त, अगर चर राशि अगर कहीं आपको बटा में दिखाई देगा, ये बहुपद नहीं हो पाएगा। समझ गया क्या? जैसे मान लो 2x² प्लस 1/x है, ये बताओ x हमको कहाँ दिखाई दिया है? नीचे। तो जब नीचे दिखाई दिया तो कह दो ना तुम कि बहुपद तुम नहीं हो। और इसी कारण तो मैंने बोला है कि ये देखो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने चर राशि को नीचे देखा था। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो ऐसे ही ना बताएंगे आपको। मात्र ये 4 चीज ध्यान में रखना है। क्या चीज की रूट में दिखाई देगा, बहुपद नहीं। पावर में निगेटिव दिखाई देगा, बहुपद नहीं। पावर में फ्रैक्शन दिखाई देगा, बहुपद नहीं। अगर ये नीचे दिखाई दिया, बहुपद नहीं। ये सब छोड़ के बाकी सब स्थिति में बहुपद होगा। अब हम लोग बहुपद होगा तो बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जो बहुपद होगा कितने प्रकार का होगा, कैसा कैसा होगा। चलिए दोस्त, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आप रुक जाइए थोड़ा सा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलो अभी इसको इरेज कर दें, पूरा इरेज कर दें, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, अब इसको हम लोग 2 तरीका से बांट सकते हैं, एक तो घात के आधार पर और दूसरा का चला पद के आधार पर। एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। अब बोलोगे सर ये आप नया नया एक एक चीज क्या ला रहे हैं, घात ला दिए, पद ला दिए, ये क्या होता है? तो अब हम लोग घात और पद के बारे में ही जानेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग घात समझते हैं कि घात होता क्या है। जैसे कोई भी हम चर राशि है और चर राशि के पावर जो सबसे अधिकतम वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, घात कहेंगे। जो चर राशि है, जैसे मान लो 2x है और इसके पावर 3 हो गया, तो यहां पर हम बोलेंगे कि घात कितना है, घात बोलो कितना है, 3 है। चर राशि के पावर में देखेंगे। समझ गए क्या?
अब थोड़ा सा एक और हम लाते हैं, जैसे 5x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 8 प्लस z के पावर 9 है। तो इसमें बता दो कि घात कितना होगा। कोई भी देख लो, कोई भी टर्म में, पद में देख लो, सबसे ज्यादा कितना पावर है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो हम घात लिख देंगे 9। ये बहुत आसान है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि पूछेगा। तो चलिए दोस्त, जब अब हम लोग घात के बारे में सीख रहे हैं तो अच्छे तरीका से सीखेंगे। जैसे हम एक और लाते हैं, जैसे 2x के पावर 2 है और y के पावर 3 रहेगा प्लस z के पावर 4 रहता है प्लस x के पावर 3 है। तो अब इसमें जब हम लोग घात लिखेंगे तो अगर हम लोग 4 लिख देते हैं तो ये गलती हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे? तो देखिए ये जो है ना, ये एक पद है, फिर ये एक पद है, 2 पद और ये 3 पद। तो हम लोग पद के आधार पर देखेंगे कि टोटल उसमें घात कितना है। तो एक पद में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 2, टोटल कितना हो जा रहा है 5। मतलब जो घात लिखाएगा, बोलिए कितना लिखाएगा? 5 लिखाएगा। ये एक पद हो गया, इसमें 3 और 2 5 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो बताइए कि इसका घात कितना होगा? 5 होगा। तो हम लोग को ऐड भी करना है पावर को, और जो पावर जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जब ज्यादा होगा जिस टर्म का, उसी को हम लोग बोल देंगे कि ये घात है। तो घात समझ गए क्या? एक चीज और मैं आपको सिखा दूं, और वो चीज है गुणांक। क्या है दोस्त? गुणांक आपको सिखाना है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x है, और इसमें बोल रहा है ना कि x स्क्वायर का गुणांक आप बताइए, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखो इसमें पहले देखिए कि वर्ड कह क्या रहा है, गुणांक। गुणांक मतलब जो गुणा किया गया है वो अंक बता दो। तो देखो x स्क्वायर में क्या चीज गुणा किया गया है? 2 किया गया है, तो 2 लिख दो ना। देखो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, और ये हो जाएगा आंसर। समझ गए क्या? अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता, सिर्फ 5x रहता और बोलता कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो बताओ क्या इसमें x स्क्वायर है? इसमें x स्क्वायर है? नहीं। अरे जब है ही नहीं तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0। कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि गुणांक हम किसको बोलेंगे। तो जो उसमें गुणा किया गया रहेगा उसको हम लोग गुणांक कहेंगे। थोड़ा सा मान लीजिए कि जटिल हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? जटिल। जैसे 2x के पावर 2y के पावर 3 है प्लस 4x है, और फिर बोल रहा है ना कि x स्क्वायर का गुणांक आप बता दो। क्या बता दो? x स्क्वायर का गुणांक बता दो। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक बता दो, कितना हो जाएगा? 2। ये अगर न्यूमरल सिर्फ बोलेगा, मतलब अचर गुणांक बोलेगा, तो सिर्फ हम 2 लिखेंगे। लेकिन अगर टोटल गुणांक बोलता है तो 2 के अलावा ये y के पावर 3 है, ये भी तो यही टर्म में ना है। तो सिर्फ x स्क्वायर को हटाने के बाद जो चीज बचेगा वो सब उसका गुणांक कहलाएगा। लेकिन अचर गुणांक बोलेगा तो सिर्फ 2, कुल गुणांक बोलेगा तो सिर्फ x स्क्वायर को हटा सकते हैं। बोलो समझ में आ गया? ये ऐसे भी बोल सकता है कि x का गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ। तो x का गुणांक बताओ कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। x स्क्वायर का गुणांक बोलेगा तो ये, x का गुणांक बोलेगा तो 4। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो आपको तो अवघात और गुणांक फिर अब भूलने वाले नहीं है, आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है? बहुपद। बहुपद का हम लोग वर्गीकरण कर रहे थे घात के आधार पर। तो देखो दोस्त, जो घात के आधार पर हम लोग बांटेंगे तो ये बहुपद 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, बहुत प्रकार का हो जाएगा। पहले का तो हो जाएगा, जब एक घात रहेगा तो उसको हम लोग रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद। बहुपद कब? जब घात 1 रहे, घात 1 हो। देखो घात 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद। समझ गए क्या? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एकदम फिक्स है कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। अब देखो दूसरा क्या रहेगा? द्विघात, द्विघाती बहुपद। अब ये क्या होगा? तो इसमें घात 2 रहेगा, घात 2। अब देखो घात 3 रहेगा तो उसको हम लोग त्रिघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? त्रिघाती बहुपद। बहुपद कब बोलेंगे? जब घात 3 रहे। जब घात कितना रहे? 3 रहे, तो उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 4 घात हो तो 4 घाती बहुपद, 5 रहे तो 5 घाती, मतलब जितना घात रहेगा उतना घाती बहुपद। अब देखो एक चीज मैं और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, वो क्या चीज है?
तो अब देखिए जो द्विघाती बहुपद है तो इसका 2 घात हुआ, त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात। अब इसमें हम लोग शून्यक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या चीज जानेंगे? शून्यक। देखिए जब द्विघाती बहुपद माने घात जब 2 रहेगा, जब क्या रहे? घात जब 2 रहे तो उस समय जो शून्यक होगा 2 शून्यक होगा। शून्यक कितना होगा? 2 होगा। ये मेरा मतलब नहीं कि उसका शून्यक 2 ही होगा, उसका 2 शून्यक होगा। एक का नाम रखेंगे अल्फा, एक अल्फा रखेंगे और एक का नाम रखेंगे बीटा। एक का नाम रखेंगे अल्फा और एक का नाम रखेंगे बीटा। ये दोनों क्या है? तो ये एक सिंबल है जिसको ग्रीक भाषा से लाया गया है। क्या चीज से? ग्रीक भाषा से। ये एक अल्फा है, एक बीटा है। समझ गए क्या? जब शून्यक, देखिए ये जब घात रहेगा 2 मतलब द्विघाती बहुपद में शून्यक 2 होगा। एक का नाम रखेंगे अल्फा, एक का नाम रखेंगे बीटा। तो अब अल्फा बीटा से संबंधित अब हम लोग कुछ जान लेते हैं और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो शून्यक जब 2 रहेगा अल्फा और बीटा तो शून्यकों का योगफल अब हम लोग निकालेंगे। शून्यकों, कैसा शून्यकों? तो 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। जो माइनस बी होता है ना, जो माइनस बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है दोस्त। क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। और जो ए होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये मैं क्या लिख रहा हूं? अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, अभी तुरंत आपको पता चलेगा जब मैं शून्यकों का गुणनफल लिख रहा हूं, तब लिख लूंगा। तब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी जो होता है दोस्त अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद। और जो ए होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब ये मैं क्या लिखा हूं? तो ये देखिए अब आपको मैं सिखाने चल रहा हूं। देखिए अब आपको मैं बताऊंगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हुआ। तो जो बहुपद होता है, बहुपद इसका व्यापक रूप और कैसा? तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, यही आपको जानना है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखो जो एक्स स्क्वायर था वो क्या चीज था? ए का गुणांक था। जो एक्स था वो, जो बी था वो एक्स का गुणांक था। ये जो था एक्स स्क्वायर का गुणांक था और सी जो था अचर पद था। तो देखो यहां से जो बी आया है क्या चीज का? एक्स का गुणांक है। जो बी आया है एक्स का गुणांक। जो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और सी क्या है? अचर पद है। सी इसमें क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट है। तो अगर ये आप समझ चुके हैं तो ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझ गए तो आपको ये जानना होगा कि 2 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, जहां सी अचर पद और ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और जब देखिए जब शून्यकों का योगफल दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ हो और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ हो, ये दोनों मतलब गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको हम लोग, उससे हम लोग द्विघात क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो ये फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद शून्यकों का योगफल और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो। और अगर नहीं भी दिया रहेगा तो क्या दिक्कत है? शून्यक अगर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर जोड़ लेंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। और इससे तो एकदम आप 100% मानकर चलिए कि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो यहां से जरूर आएगा। समझ गए? तो ये आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा कि हम लोग द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, ये सब चीज। अब देखिए अब हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे और ये तो हम लोग किस आधार पर बांटे? घात के आधार पर। हम लोग को इसके बारे में ज्यादा जानना था। किसके बारे में? तो द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघाती बहुपद के बारे में। चलो
अब आगे बढ़ो और हम लोग पद के आधार पर अब हम लोग पढ़ेंगे। पद के आधार पर पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। देखिए पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार हम लोग 9 क्लास में पढ़ने के लिए मिला है और 10 क्लास में हम लोग को घात के आधार पर पढ़ने के लिए मिला है। तो देखो फिर भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि 9th क्लास है और जब बहुपद हम लोग पढ़ना है तो अच्छा तरीके से पढ़ेंगे ना, नहीं तो मान लो कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव का इस समय अभी रोल है और ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, समझ गए। एक ऑब्जेक्टिव छूट गया मतलब 1 नंबर चला गया। तो देखो दोस्त पद के आधार पर हम लोग इसको बांटेंगे एक पदी बहुपद, दूसरा का है द्विपदी बहुपद द्विपदी, तीसरा का है त्रिपदी, इसी को बोला जाता है क्या चीज, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, इस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखो एक पदी में क्या रहेगा कि इसमें बीच में प्लस माइनस नहीं आएगा, कहीं प्लस माइनस नहीं आएगा, 2x के पावर y के पावर 3, z के पावर 4 कुछ भी हो, लेकिन इसके बीच में प्लस माइनस नहीं आया है तो एक पद में है। 2 पद में क्या हो जाएगा, जैसे 2x + 5 हो गया, इसमें एक पद और ये एक पद, 2 पद हो गया। त्रिपद में क्या हो जाएगा, जैसे 2x² + 5x + 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे क्या चीज कि ये त्रिपदी बहुपद है। क्या आप समझ गए? तो जब ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो यहीं पर अब हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग एक और वीडियो अगले वीडियो में सीखेंगे और वो रहेगा गुणनखंड निकालना, फैक्टराइजेशन करना। तो फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है तो आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, वो देखने के बाद आपका फैक्टराइजेशन करने का तरीका आ जाएगा और उसमें शून्यक निकालना मैं सिखाऊंगा।